हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिस्कस किया था और उससे हमने 10 क्वेश्चन कवर किया और इस सेशन में हम 11 to 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ऐसा छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका रिवीजन कम से कम मैं जानता हूँ कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है आपको फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी और बायोलॉजी पे भी, तीनों पे फोकस करना रहता है। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नीट के 360 क्वेश्चन जो है ये आपके जो है 360 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपके जो है बायोलॉजी से आते हैं। फिर भी आप बायोलॉजी में आप कम समय देते हैं, ऐसा रीज़न ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा लेवल का नहीं होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बायोलॉजी सेशन में आप इसे ही 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ बोर्ड है, आउट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिर्फ लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएमटी एग्जामिनेशन में उसी की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस किसका है? ये एनालिसिस है सिर्फ चैप्टर 2 का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ही है, ठीक है। और ये पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है और उसमें 1 to 10 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। और इसमें आपके 11 to 20 क्वेश्चन हम फुल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आने वाले जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उस पर भी हम फोकस करते रह रहे हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम बहुत क्लोज है तो आप एक एक ये थोड़े थोड़े 10 क्वेश्चन को आप ऑलमोस्ट कर ले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आप जो प्रीवियस स्टडी किए हैं, जो वीडियो वगैरह अपलोडेड है या फिर जो आप रेगुलर क्लास किए हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं अब क्वेश्चन को और जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन कैजुएरिना थ्रू, ये कैजुएरिना क्या है? ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। देखने में आपको जैसे लगेगा कि ये पाइनस का प्लांट है, जनरली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहता है, लेकिन ये देखने में आपको जैसे लगेगा पाइनस यानी जिम्नोस्पर्म, बट ये एंजियोस्पर्म है, कैजुएरिना, ठीक है। अभी आते हैं इसमें, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है पोरोगेमी, ऑप्शन बी है मीजोगेमी, ऑप्शन सी है चेलेजोगेमी और ऑप्शन डी है एपोगेमी। देखो बेटा, ये जो एपोगेमी है ये कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन का नहीं है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस का है, यानी कि ये एपोमिक्सिस वाले कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल बताया गया था, ठीक है। ये एपोमिक्सिस का एक पार्ट है, तो ये तो कतई नहीं होगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन वाले सेशन में है ही नहीं, हालांकि लग रहा है कि उसी का छोटा बड़ा भाई, बट ये इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। ये एपोगेमी का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एपोगेमी, एपोस्पोरी, ये सब सारी चीज़ें। तो अभी हमको फोकस किस पे करना है, ये पोरोगेमी पे, मीजोगेमी पे, चेलेजोगेमी पे, इन तीन पे फोकस करना है। देखो ये सब पे पहले डिस्कस करते फिर हम आंसर, एग्जैक्ट आंसर पे हम लोग बात करेंगे। अभी आते हैं पोरोगेमी क्या होता है। देखो जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इसमें एग सेल वगैरह होते हैं, एंटीपोडल सेल वगैरह होते हैं, और यहाँ पे आपका क्या फ्यूनिकल स्टाक, ठीक है, ऊपर चैलेजा है, यहाँ पे इंटेगुमेंट है। तो ये जो आपका एंडोस, ये जो आपका पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब कई रास्ते से इसमें एंटर करता है, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं पोरोगेमी क्या होता है। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर इंड से एंट्री करेगा, ये आपका क्या है, माइक्रोपाइलर, ये जो एरिया दिख रहा है ये माइक्रोपाइलर इंड है। जब पॉलन ट्यूब आपके माइक्रोपाइलर इंड से एंट्री करता है तो ये होता है क्या, ये होता है आपका पोरोगेमी, ठीक है। तो ये पोरोगेमी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। एग्जाम्पल जैसे लिली, LILY, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका मोस्टली लिली इसलिए है क्योंकि लिली लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में कई साल से पूछता है। हालांकि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन वो पोरोगेमी की होता है, यानी कि किधर से एंट्री करता है वो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है आपके माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है मीजोगेमी, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, देखो बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है मीजोगेमी, ठीक है। मीजोगेमी क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब इधर से यानी कि इंटेगुमेंट साइड से एंट्री करेगा, ठीक है, ये क्या है आपका इंटेगुमेंट, तो उसको बोलेंगे मीजोगेमी। और एग्जाम्पल है आपका कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर यानी कुकुरबिटेसी फैमिली में
ऐसा कॉमन होता है। तो अब आते हैं चैलेजोगेमी, ठीक है। चैलेजोगेमी क्या होता है? जब चैलेजा साइड से यहाँ से एंट्री करता है पॉलन ट्यूब चैलेजा साइड से, और उसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ओक, OAK। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। हालांकि बहुत सारे प्लांट है जिसमें चैलेजोगेमी, पोरोगेमी, मीजोगेमी होता है, लेकिन ये चैलेजोगेमी किस में होता है? ओक में, ठीक है। और मीजोगेमी किस में होता है? इंटेगुमेंट साइड से एंट्री करता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, और इसका सही ऑप्शन है, किसका सही ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसका सही ऑप्शन क्या है? चैलेजोगेमी। तो आप सही ऑप्शन को इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। ये सी ऑप्शन है। तो कैजुएरिना में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? चैलेजोगेमी में, ठीक है। चैलेजोगेमी में ओक वगैरह भी आते हैं, ठीक। इसमें भी ओक में भी, ये लास्ट ईयर पूछा था, हालांकि ये न्यू टाइप है। जो ऑन गोइंग स्टूडेंट है, जो अभी 12 में अपीयर है, जो अभी एक भी दिन क्लास नहीं किए हैं, वो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 साल अपना गंवाएंगे, तब जा करके आप इस सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे। हालांकि आपके नीट वगैरह में ये आपके NCERT का पार्ट नहीं है, हालांकि ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है, चैलेजोगेमी, पोरोगेमी, मीजोगेमी ये पार्ट है। कैजुएरिना वगैरह का एग्जाम्पल आपके NCERT बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और इसके लिए आप जो है जो वीडियो एनालिसिस का सेशन चल रहा है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोरोगेमी जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले रहे हैं। पोरोगेमी व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। मीजोगेमी व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर फ्रॉम द इंटेगुमेंट साइड। चैलेजोगेमी एज पर नेम व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर्स फ्रॉम द चैलेजा एंड। तो ये 3 बेसिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पोरोगेमी का, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म लाइक लिली। मीजोगेमी का एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, और चैलेजा का ओक, और आपका कैजुएरिना, ठीक। ये BHU में एग्जामिनेशन पहले मेडिकल खुद कराता था, अब तो ये भी नीट में मर्ज हो गया है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज। कॉन्ट्रीवांसेस मैंने बताया भी था कि जितने भी आपके रीजन है सेल्फ पॉलिनेशन के, यानी कि जितने भी आपके क्या है? कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है? कि जब सेम फ्लावर्स में जो पॉलिन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए आराम से, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑटोगेमी भी बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो पूछ रहा है कि बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए? होमोगेमी होना चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए, क्लिस्टोगेमी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो अभी मैं बता दे रहा हूं कि होमोगेमी क्या होता है। देखो लिसन, पहली बात तो ये कि सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, ठीक है। होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज वाला सेशन सही हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब एक एक करके बता दे रहे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करा दें। होमोगेमी का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर पे हो, यानी कि एंथर, यानी कि स्टेमेन और स्टिग्मा, स्टाइल, कार्पल, ये सब एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही फ्लावर पे हो, और दोनों एक साथ, मतलब साथ साथ डेवलप हो रहे हो, तो उसको साथ साथ मैच्योर हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं होमोगेमी। हालांकि ये रेयर कंडीशन होता है, फिर भी होमोगेमी आप समझ लीजिए कि व्हेन the anther and stigma, the male and female reproductive system in a plant develop at the same time, their sexual maturity occurs at the same time, the condition is known as homogamy। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत बड़ा कंडीशन होता है कि अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे हो, मेल अलग टाइम पे, फीमेल अलग टाइम पे रिप्रोड्यूस हो, तो दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स अगर मैच्योर नहीं है तो वो स्टिग्मा पे दूसरा कोई पॉलिन ग्रेन्स आके लैंड करेगा, यानी कि ये अनेबल हो जाएगा, ये जो है लैंड नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाते रहना है, ठीक है। आई होप कि होमोगेमी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बाइसेक्सुअलिटी, ये तो भाई बहुत बड़ा रीजन है। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है। सो देयर इज अ नीड ऑफ बाइसेक्सुअलिटी। क्लिस्टोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो ऑन गोइंग बोर्ड स्टूडेंट है उसके लिए भी, और नीट वाले तो इसके बारे में बहुत जानते हैं। फ्लावर 2 तरह के होते हैं बेटा, चास्मोगेमस फ्लावर, CHAS, ठीक है, चास्मोगेमस फ्लावर, और क्लिस्टोगेमस जो दिया हुआ। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है? ऑल द बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंडीशन ये है कि फ्लावर का क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। ऑल द बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर रिमेन ओपन एट द टाइम ऑफ
सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट इज एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ऐसे फ्लावर जो बाईसेक्सुअल भी हो और क्या हो, और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम वो क्या हो रहे हो, क्लोज है, मतलब पैक है पूरी तरह से, खिले ना, उसी में पैक है। तो जानबूझ के भाई ये तो ऐसा चांस बना रहा है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें बाईसेक्स, उसमें ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। तो इसमें ये कंडीशन है पूरी तरह से एकदम जो है बाय फोर्स कंडीशन है क्लिस्टोगेमस का कंडीशन प्लांट में, कि फ्लावर्स जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे, स्टमन और एंथर की मैच्योरिटी के टाइम पे, एंथर और स्टिग्मा के मैच्योरिटी के टाइम पे फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। जब ओपन नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन का तो एकदम बिल्कुल चांस ही नहीं, उसी का पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे गिर जाएगा। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ये कभी कभी एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है ये आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में, पी, बीन्स, ये सब में कॉमन होता है। और आगे ऑप्शन एक और है, ऑल ऑफ दीज। तो भाई ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि बाईसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, दोनों का एक साथ मैच्योर होना चाहिए, और क्लिस्टोगेमस है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीवांसेस को आप जो है कंफ्यूज मत होइए। ये क्या है, ये आपके कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोट्स में आपके अवेलेबल होगा। कॉन्ट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन, अगर फैक्टर दे देगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, कंडीशन नेसेसरी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, किसके लिए, ऑन गोइंग बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जो सेशन 2020-21 में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे थे, बाकी सब तो जान ही रहे हैं। 13 पे आते हैं। हाँ भाई, ये बहुत थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। जीनिया एंड मेटाजीनिया आर कनेक्टेड विथ, कह रहा है कि जीनिया जो टर्म है और मेटाजीनिया टर्म है वो किससे लिंक्ड है। ऑप्शन है पहला जाइलम फ्लोएम, सेकंड यानी बी पॉलिन एंड एंडोस्पर्म, सी क्या है पॉलिन कल्चर, और डी क्या है एंडोस्पर्म ओनली। और ये आपका बहुत टफ एग्जाम होता है एम्स का, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि ये जो एम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से भी बाहर का रखते हैं, और ये टू द टॉपिक जरूर रखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर का रखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हार्ड कर देते हैं, सीटें कम होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लोगों की आखिरी ख्वाहिश होती है हमको एम से मिले, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आते हैं। तो ये जीनिया और मेटाजीनिया को मैं कंफर्म कर दूं, ठीक। चलो, होता क्या बेटा, जीनिया एक्चुअल में पॉलिन जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन होता है उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी भी कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, ठीक है। सो पॉलिन का जो पॉलिन ग्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर दे, इफेक्ट कर दे, ठीक है। एंडोस्पर्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉलिन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या हो जाए, इफेक्टेड हो जाए। आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म बनाने में पॉलिन ग्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। पॉलिन ग्रेन का जो एक न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रल सेल से फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है किसमें, एंडोस्पर्म बनाने में, ठीक। तो अभी जान लो कि ये होता क्या है। जीनिया की बात हम कर दे। सो जीनिया का मतलब होता है कि जब पॉलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर दे, दैट विल बी द जीनिया। कंडीशन इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पर्म, द कंडीशन इज नोन एज जीनिया। लिसन केयरफुली। एग्जाम्पल, मेज में सबसे बेटर एग्जाम्पल क्या है, मेज। मेज में जो एंडोस्पर्म का कलर होता है वो दो कलर होता है, एक होता है व्हाइट और एक होता है येलो, ठीक है। येलो कलर पॉलिन ट्यूब से यानी कि पॉलिन ग्रेन से उसका आता है, ठीक है। व्हाइट कलर सप्रेस हो जाता है, व्हाइट कलर को सप्रेस कौन करता है, पॉलिन ग्रेन, ठीक है। पॉलिन ग्रेन का येलो कलर मेज के येलो कलर के सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप मेज यानी मक्का खाएंगे तो देखेंगे मैक्सिमम कलर उसका सीड का कलर कैसा होता है, येलो होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। व्हाइट कलर उसका सप्रेस हो, एक दो दाने व्हाइट कलर के होते हैं तो वो दब जाते हैं, उसमें सप्रेस हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दैट कंडीशन इज नोन एज जीनिया, ठीक है। बिकॉज द कलर येलो कलर ऑफ पॉलन ग्रेन
येलो कलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर ऑफ एंडोस्पर्म, दैट्स वाई मैक्सिमम सीड्स ऑफ मेज लुक लाइक येलो कलर। इट शुड बी इन योर माइंड दैट कंडीशन इज नोन एज जीनिया। लिसन, अब दूसरा कंडीशन आपका क्या रहा है, मेटाजीनिया। मेटाजीनिया का मतलब क्या होगा कि व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलन ग्रेन, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ pollen grain affect other parts of plants like fruit, like flower, keep in mind, like fruit, seed, then the characteristics is known as metagynia। तो जीनिया में क्या है, जब pollen grain का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ जो है एंडोस्पर्म को इफेक्ट करे, ठीक है, और मेटाजीनिया क्या है, जब पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के दूसरे सीड या फिर फ्रूट्स को अफेक्ट करता है तो उसको कहते हैं मेटाजीनिया, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किया था विल्हेल्म ऑल्बर्स फॉक 1881। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसको नोट कर लीजिए। विल्हेल्म ऑल्बर्स फॉक 1881 में जीनिया और मेटाजीनिया की डिस्कवरी किए थे, ठीक है। सो जीनिया मीन्स condition in which pollen grains affect the characteristics of endosperm, and metagynia means condition in which the characteristics of pollen grains affect to the other parts except the endosperm, ठीक है। तो आगे आते हैं, ऑप्शन आपका क्या है, ये दोनों कनेक्टेड किससे हैं, जाइलम फ्लोएम, पॉलन एंड एंडोस्पर्म, पॉलन कल्चर, एंडोस्पर्म ओनली। तो आपका ऑप्शन, अब आई होप आप इसको पकड़ लिए होंगे, अनडाउटली द बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट नोट करते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सारे क्वेश्चन के आंसर और अपने हिसाब से जो आपके एक्सप्लेनेशन एनालिसिस में जा रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि कुएं में के मेढक को जब आप बाहर निकालते हैं ना तो वो भाग नहीं पाता है। क्यों नहीं भाग पाता है, क्योंकि वो भागने की प्रैक्टिस कुएं में थोड़ा किया रहता है, जब निकालता है तो इधर उधर देखता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसको कुएं में फेंकना पड़ता है, मजबूरी है। तो वैसे ही जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके सामने अचानक से OMR सीट और क्वेश्चन पेपर दोनों आ गए तो इधर उधर देखेंगे, परेशान रहेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्जाम के अंतिम टाइम है, इसको तो बिल्कुल एकदम कवर कर लेना है। सो जीनिया मेटाजीनिया का कॉन्सेप्ट नया था, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, हालांकि उसको आप आई होप कि जो मैंने एनालिसिस किया है उससे आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर्किस्पोरियम फॉर्म, कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में आर्किस्पोरियम क्यों होता है, ठीक है। अब ये समझ लो कि आर्किस्पोरियम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर मदर सेल, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर मदर सेल, दैट इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियम, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोर मदर सेल, अभी आगे आते हैं। स्पोर मदर सेल क्या होता है, जो आपके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, या मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसको MMC के टर्म में कहते हैं, डिप्लॉयड होता है। तो वो सिर्फ वही नहीं, ये इतना जान लो कि वो सिर्फ वही नहीं, वो जहाँ पे रहता है उसके आसपास की सराउंडिंग भी स्पोर मदर सेल में आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, यानी जिसको माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल बाद में कहते हैं, एज अकॉर्डिंग टू जेंडर, एंड दिस इज द सराउंडिंग ऑफ स्पोर मदर सेल, दैट इज कॉल्ड एज वॉल ऑफ स्पोर मदर सेल। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियम, ठीक है, इसको आप जान लीजिए। लेटर जो स्पोर मदर सेल है वो या तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू या तो पॉलन ग्रेन्स बनाता है या फिर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, वो आगे की बात है। तो फिलहाल आर्किस्पोरियम का रिलेशन किससे है, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, मैंने बताया था सिर्फ वॉल ही नहीं बनाता है, स्पोर मदर सेल और उसके वॉल दोनों को बनाता है। वॉल एंड टैपेटम, जब टैपेटम ले लेंगे तो ये सिर्फ जो है क्या आ जाएगा, मेल के लिए आ जाएगा, जबकि वो मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। सेम टर्म, फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल, देयर इज द आर्किस्पोरियम। तो टैपेटम अगर ले लेंगे तो ये मेल में आ जाएगा, जबकि मेल और फीमेल दोनों में आर्किस्पोरियम काम करता है। सी क्या है, वॉल ऑफ स्पोरोजिनस, वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल। तो स्पोरोजिनस सेल क्या है, यही है माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, तो यही ऑप्शन सही है। टैपेटम फिर आ गया, ये फिर मेल के लिए आ जाएगा। तो ये टैपेटम
टैपेटम 2 बार आ गया, यानी कि ये बी और डी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों मेल को रिप्रेजेंट, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे आपके पास ऑप्शन हो कि एफएसएच हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ऑप्शन ए फ्रॉम मेल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी फ्रॉम फीमेल एंड ऑप्शन सी नन ऑफ दीज और ऑप्शन डी बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बोथ हो जाएगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों से एफएसएच सीक्रेट होता है। सेम थिंग्स अगर इसमें जो है टैपेटम एंड स्पोरोजिनस सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल्स जो है तो ठीक है, लेकिन टैपेटम देकर के मेल देकर के आपको कंफ्यूज कर दिया है। अगर ये वॉल कर दें तो ये आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टैपेटम, ये आपका वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल, इस पे आपको फोकस करना है, वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि आप आंसर चूज करते समय इस चीज पे फोकस करें कि क्या गलत है, ठीक है, तभी आप सही आंसर उभर के आपका क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग 2 जनरेशन वन विद इन अदर, कह रहा है कि एक प्लांट है जिसमें एटलीस्ट 2 जनरेशन F1 और F2 2 जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अवेलेबल हैं, और एक जो है एक जो है अंदर है और दूसरा जो है उसके बाहर, मतलब वन विद इन अदर, मतलब एक जो है अंदर है और दूसरा उसके बाहर, मतलब एक जो है उसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कि मान लो कि एक डब्बे में कोई सामान रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, वन विद इन अदर, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट, वन इज द पॉकेट एंड अदर इज द ऑब्जेक्ट, देन द जो डब्बा होगा आपका वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर रखा हुआ सामान दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ए विद इन बी, दैट इज बी विद इन ए, बोल सकते हैं ना। ये बी ऑब्जेक्ट है, बिस्किट है, और ए क्या है, आपका डब्बा है, तो बोल सकते हैं बी विद इन ए। तो ऐसे ही आपके टर्म क्या दिए हुए हैं, पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग 2 जनरेशन वन विद इन अदर, कह रहा है कि एक प्लांट का पार्ट है जो एक नीचे ऑप्शन में ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 जनरेशन को, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक दूसरे के अंदर है, ठीक है। एक जो है बाहर होगा या एक पैकेट के टाइप का होगा और दूसरा उसके अंदर होगा। तो अब ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स और एम्ब्रियो। देखो जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ऐसे उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जो एटलीस्ट 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ओव्यूल एटलीस्ट सिंगल एक ही जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक मेल पार्ट्स, एक जो है फीमेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ओव्यूल तो होगा नहीं, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं 15 सीड। देखो ऑप्शन जो है वो सीड ही है। सीड जो है क्या होता है, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो सीड कोट होता है, सीड कोट वो डेवलप किससे होता है, वो डेवलप होता है इंटेगुमेंट से, और इंटेगुमेंट उसका प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स था। जैसे कोई सीड जर्मिनेट कर गया तो उसका जो सीड कोट है वो पहले इंटेगुमेंट था, वो F1 कैरेक्टरिस्टिक्स था, F1 एक पीढ़ी से था, और जो उसका एम्ब्रियो है वो अभी नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स से डेवलप हुआ, मतलब नए नए F2 से डेवलप हुआ, यानी कि वो दूसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। सीड कोट जो है पहले इंटेगुमेंट था, बाद में सीड कोट बन गया, तो ये सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है, यानी कि ये बोल सकते हैं वन विद इन अदर, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है, यानी बोल सकते हैं वन विद इन अदर। अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में कि वन विद इन अदर बोलेंगे। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, एम्ब्रियो तो फिर है ही नहीं, अकेले एक जनरेशन का है, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सीड, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, लिसन बहुत ध्यान से सुनेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जो इंटेगुमेंट है वो बाद में सीड बना लेता है, ठीक है, इंटेगुमेंट सीड कोट बना लेता है, और उसके अंदर जो है एम्ब्रियो ओव्यूल ये सब ले दे के क्या बनाते हैं, वो बना लेते हैं सीड। तो ये दो जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका जो है पर्टिकुलर ये सीड जो है एटलीस्ट 2 जनरेशन और वन विद इन अदर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। आई होप इसको आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा चैप्टर 15 का, क्वेश्चन 15 का बी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि टेट्राप्लाइड मेल प्लांट्स हैं,
ठीक है, इज क्रॉस्ड विथ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, कह रहा है कि एक टेट्राप्लॉइड मेल है और एक जो है डिप्लॉयड जो है फीमेल है, दोनों के का क्रॉस हो रहा है, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, इतना देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करा दे रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है आपका टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, पॉलन ग्रेन नहीं बल्कि मेन प्लांट है, मेन प्लांट ऑफ मेल प्लांट, यानी कि जो डिप्लॉयड प्लांट होना चाहिए वो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। देखो अभी आपके ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, ठीक है, कह रहा है कि एक मेल प्लांट है जो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या होता है 4n, तो ये जब 4n है तो इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो क्या बनेगा 2n बनेगा, क्लियर है ना। अभी आते हैं फीमेल, फीमेल क्या है ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो इससे जो एग सेल बनेगा वो n बनेगा, क्लियर है ना, जो फीमेल बनेगा वो क्या बनेगा वो जो है n बनेगा। तो ये दोनों अब देखो ध्यान से, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो n से अगर डेवलप होगा, लिसन, फीमेल गैमेटोफाइट जो n से डेवलप होगा और उससे जो सेंट्रल सेल, भाई एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एक सेंट्रल सेल और एक मेल गैमीट दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं, तो ये डिप्लॉयड फीमेल से जब सेंट्रल सेल बनेगा तो उसके अंदर दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी एन यानी कि 2n वाला कंडीशन हो जाएगा किसके अंदर सेंट्रल सेल के अंदर, और पॉलन ग्रेन्स क्या है डिप्लॉयड हो गया क्योंकि वो टेट्राप्लॉइड प्लांट से डेवलप हुआ है, तो टेट्राप्लॉइड और ये टेट्राप्लॉइड प्लांट से डेवलप हुआ पॉलन ग्रेन्स, और ये आपका डिप्लॉयड फीमेल प्लांट से डेवलप हुआ सेंट्रल सेल, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने होते हैं जितने की मेन प्लांट में, तो ये सेंट्रल से मेन प्लांट में 2n है तो सेंट्रल सेल में भी 2n होगा, तो 2n और ये 2n 4n हो जाएगा एंडोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेम काइंड्स ऑफ जाइगोट में कितना हो जाएगा 2n, और जब n से फ्यूज करेगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा वो ट्रिप्लॉइड वाला कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आप दोबारा रिकैप करके देख लीजिएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी टेट्राप्लॉइड होगा, ठीक है। क्यों टेट्राप्लॉइड होगा, क्योंकि 4n से डेवलप हुआ जो पॉलन ग्रेन्स है वो 2n होगा, ठीक है, और डिप्लॉयड फीमेल से डेवलप हुआ सेंट्रल सेल वो भी 2n होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, वो एंडोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या हो जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, ये ट्रिप्लॉइड, ये पेंटाप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब ऑप्शन नहीं है। सीबीएसई 2004, सीबीएसई जब पूछ रहा तो ऐसा नहीं, बोर्ड ये आपका एग्जामिनेशन मेडिकल का ही है सारा टर्मिनोलॉजी। डिवाइसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो डिवाइस है वो क्या होगा, देखो ध्यान से, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डिवाइसेस क्या होने चाहिए, ऑप्शन में सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मेल और फीमेल जब एक ही फ्लावर्स में अवेलेबल हो तो उसमें पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या हो जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन लो, व्हेन एंथर एंड स्टेमेन डेवलप ऑन डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, एंथर यहाँ हो इस फ्लावर में और जो स्टेमेन जो आपका स्टिग्मा वगैरह है वो दूसरे फ्लावर में डेवलप हो रहा हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दूसरे फ्लावर में, यानी ये यूनिसेक्सुअलिटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। एक ही प्लांट हो, प्लांट एक ही हो, लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग प्लांट अलग अलग फ्लावर में डेवलप हो, द फीचर्स द फिनोमिनन इज नोन एज डाइक्लिनी। तो अगर डाइक्लिनी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कतई नहीं होगा, क्योंकि एक फ्लावर में एंथर तो दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिसेक्सुअलिटी के कंडीशन में आ जाएंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअलिटी का पहला कंडीशन होता है, ठीक है। तो अभी ये आपका डाइक्लिनी इसलिए नहीं होगा, यूनिसेक्सुअलिटी बात वही, चाहे डाइक्लिनिक हो चाहे यूनिसेक्सुअलिटी, इसमें दो अलग अलग प्लांट हैं, इसमें मेल और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें होगा तो जब भी होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। हेटेरोस्टाइली क्या होता है कि जब डिफरेंट लेंथ के एंथर, एक लेंथ एक छोटा लेंथ हो एंथर का और एक बड़ा लेंथ हो, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा हो, ठीक है, जब डिफरेंट लेंथ के एंथर जो है
एक ही फ्लावर में डेवलप हो रहे हों तो उसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, या जैसे आप लैमिएसी में पढ़े होंगे। हालांकि ये लैमिएसी भी होता है आपका, पिछले जो है नीट वगैरह हुआ था उसमें मुझे याद है ये प्रिमरोज करके पूछा था, प्रिमरोज आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो उसमें ऑप्शन था हेटेरोस्टाइली। तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्रिमरोज आपके स्क्रीन पे अच्छा सा एक स्पेलिंग के साथ प्रिमरोज जो लिखा हुआ वही होगा, लेकिन प्रिमरोज सही ढंग से स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट की मैं बात कर दूं, क्वेश्चन नंबर 18। पॉलन ट्यूब सेंटर्स द एम्ब्रियो सैक, कह रहा है कि पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में कैसे इंटर करता है। हालांकि ये सेंटर दिया हुआ है, इंटर द एम्ब्रियो सैक, सेंटर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इंटर। ठीक है, एम्स 2004 में पूछा है। तो कह रहा है पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे इंटर करता है। ऑप्शन है डायरेक्टली पास इनटू एग, ऑप्शन बी है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, और सी क्या है बिटवीन सिनर्जिड्स एंड सेंट्रल सेल थ्रू वन ऑफ द एंटीपोडल सेल। एक राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, राज की बात बहुत आराम से सुनना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ये आपका हो गया एम्ब्रियो सेल, और ये आपका हो गया क्या, चैलेजा वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ठीक, और ये आपका हो गया इंटेगुमेंट, ये आपका फ्यूनिकल स्टाक वगैरह जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको मैग्नीफाई करोगे, किसको मैग्नीफाई करोगे, एम्ब्रियो सैक को, तो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या मिलता है, दो सिनर्जिड्स मिलते हैं। ठीक है, ये सिनर्जिड 1 और ये सिनर्जिड 2। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके आता है, जैसे ही इस सिनर्जिड्स को पता चलता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके पहुंच गया है हमारे माइक्रोपाइलर एंड में, तो एक जो है सिनर्जिड्स, कोई भी, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी एक सिनर्जिड्स जो होता है वो क्या हो जाता है, उस डीजनरेट हो जाता है, यानी कि वो डेथ कर जाता है, एक सिनर्जिड्स डेथ कर जाता है, और दूसरा अपने फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के हेल्प से पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक, तो एक जो सिनर्जिड्स डेथ करता है वो किसके लिए रास्ता बनाता है, पॉलन ट्यूब के लिए रास्ता बना लेता है। ठीक है, मीन्स at the time of pollen grain germination one of the any synergids get degenerate and provide the way for the entry of pollen tube। ठीक है, ये कब पूछा है बेटा, एम्स 2004। एम्स खूब कर लो, उसके बाद पता चला कि आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इनटू एग कभी नहीं होता है, ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का बी हो जाएगा। बिटवीन सिनर्जिड्स एंड सेंट्रल सेल तो सवाल ही नहीं होता है, ये तो ऐसे ही पकड़ लो कि सेंट्रल सेल बीच में होता है, पहले गप सेंट्रल सेल में कहाँ चला जाएगा। थ्रू वन ऑफ द एंटीपोडल सेल, एक एंटीपोडल सेल से थोड़ा ना होगा, अगर एंटीपोडल सेल से एंट्री कर रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एग सेल तक कैसे पहुंचेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो आगे आते हैं, 19 पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किस लिए होता है, ये तो सबको पता है कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, उसमें फाइनली रिजल्ट क्या होता है उसका, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, और डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों होता है, इसके लिए हम सिंगैमी का यूज करते हैं। सिंगैमी मतलब सिर्फ जो है फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो डिप्लॉयड, बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन, सर डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी तो बनता है जाइगोट में, ऐसा नहीं है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन में, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो आप एंडोस्पर्म में बनता है और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हैप्लॉयड न्यूक्लियस तो कतई नहीं बने क्योंकि फर्टिलाइजेशन वर्ड है। टेट्राप्लॉयड तो कंडीशन होगा, ठीक है, वो जनरली होगा नहीं, कंडीशनल होता है भाई। अगर आपके एंजियोस्पर्म की प्लाट करें तो स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है सारा का सारा। चलो आगे आते हैं 20 क्वेश्चन, ये लास्ट है हमारा, इसको थोड़ा सा फोकस कर लें। डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, कह रहा है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग से जो डेवलपमेंट होता है सीड को, उसको क्या बोलते हैं। तो अभी आते हैं विविपैरी, उसके बाद क्या है पार्थिनोकार्पी, उसके बाद क्या है एपोगैमी, और उसके बाद क्या है एपोस्पोरी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड है कि एपोगैमी और एपोस्पोरी ये दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन में आते हैं। ये दोनों जो है एम्ब्रियो के बाद सीड बनाएंगे, दोनों जो है कॉन्सेप्ट में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। ये एपोगैमी क्या होता है,
कि व्हेन द डिप्लॉयड गैमेटोफाइट डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ टू सिनर्जिड्स। ठीक है, इसमें एपोगैमी में, एपोगैमी में क्या होता है कि ये जो सिनर्जिड्स हैं, एक सिनर्जिड दूसरे सिनर्जिड से जब फ्यूज कर जाता है तो वो क्या बना लेता है, डिप्लॉयड जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को बोलते हैं एपोगैमी। ठीक है, और इसमें जो सीड बनेगा वो एक तरह का एपोमिक्टिक सीड होगा, तो ये एपोगैमी भी हो सकता है। और एपोस्पोरी में क्या होता है, सिंगल कोई न्यूक्लियस का सेल वो मल्टीप्लाई करता है, माने माइटोसिस करता है और एम्ब्रियो बनाता है। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मोस्ट रिलीवेंट आंसर आपका अगर दो ये एपोस्पोरी के साथ है तो एपोगैमी आप ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। रीजन ये है कि एपोस्पोरी कंडीशन में कभी कभी सीड डेवलप नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो तो बन जाता है लेकिन सीड डेवलप नहीं होता है। ठीक है, और वो जनरली जो है विविपैरिटी वाले कंडीशन में, यानी कि इसको जस्टिफाई करता है। ये भी बता दें थोड़ा सा, विविपैरिटी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा, जैसे मैंग्रोव्स, नाम सुने होंगे, जो दलदल कीचड़ या समुद्र या नदी के किनारे ऐसे जगह जहाँ पे हमेशा साल भर दलदल कीचड़ मड वगैरह रहता है, तो उस जगह पे ग्रो करने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स प्लांट। ठीक है, तो मैंग्रोव्स प्लांट जैसे राइजोफोरा वगैरह एक एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स प्लांट का। तो मैंग्रोव्स प्लांट की खास बात होती है कि वो पानी में, दलदल में उसके फ्रूट गिरते हैं तो फ्रूट से डायरेक्ट प्लांट्स नया जर्मिनेट करता है, सीड फ्रूट के अंदर है तभी उससे नया प्लांट जर्मिनेट कर लेता है। दैट कंडीशन इज नोन एज विविपैरिटी, मीन्स द जर्मिनेशन ऑफ न्यू यंग वन फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द सीड विदाउट comes out from the fruits, means when the seed remain in the fruits then the plants begin to grow. The condition is known as viviparity. It is a common and adaptive features in the mangroves plant. तो आपके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट, पार्थिनोकार्पी तो आप सब लोग जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये ट्रू फ्रूट्स होते नहीं है। तो ये एपोस्पोरी और एपोगैमी दोनों ये क्वेश्चन आंसर सही है। अगर ये आपका एपोस्पोरी है, एपोगैमी नहीं रहता तो एपोस्पोरी सही होता है, लेकिन दोनों अवेलेबल हैं तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एपोस्पोरी के बाद से सीड डेवलप नहीं होता। हालांकि एपोस्पोरी के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, लेकिन रेयर कंडीशन है सीड डेवलप हो जाए, इसलिए इसको हम लोग पढ़ाए थे, काउंट भी किए थे। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बट ये दोनों आंसर है इसमें अवेलेबल है, इसलिए एपोगैमी आप सही आंसर करिएगा। तो आई होप आपके सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम 21 ऑनवर्ड एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और साथ साथ जो है नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, थैंक यू। आप रिवीजन बना के रखिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुदान, रसरी आवस जात के सिल पर पड़त निशान। आप अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास होगा तो उसको भी भेज सकते हैं, उसको भी मैं अपने लेवल पे सॉल्व करा दूंगा, उसका भी वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे। थैंक यू।